हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपायस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। तो ये द हिंदू एनालिसिस शुरू करें उससे पहले टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। मैनी आर गोइंग फास्ट बट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो देखिए, जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं अपने लिए, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ें। हम हाथ पैर मारते रहें और कहीं ना पहुँचे, ये तो कोई बात नहीं होगी, है ना। तो अगर हम अपने लिए कोई गोल सेट कर रहे हैं तो हमारे पास छोटे छोटे टारगेट्स, छोटे छोटे प्लान्स होने चाहिए कि हम किस तरह से उसे अचीव करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है। हम जब अपने डेली टारगेट सेट करते हैं और हम उसकी तरफ पहुंचते हैं, तो दिस इज अ डायरेक्शन दैट वी आर गिविंग टू आवर प्रिपरेशन, है ना। तो इसी तरह से हमें अपने डायरेक्शन को पकड़ के रखना है, डायरेक्शन को छोड़ना नहीं है। तभी हमारे स्पीड का कोई फर्क भी पड़ेगा, ठीक है। वरना हम कहीं भी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में एफर्ट मार रहे हैं और हम पहुंचेंगे कहीं भी नहीं, ठीक है। तो विद दिस पॉजिटिविटी लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में कल्चर में निहंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये निहंग्स कौन है और ये क्यों न्यूज़ में है, इसको देखेंगे। GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन से श्रीलंका ग्रीन एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे। तो श्रीलंका ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है ग्रीन एग्रीकल्चर की, तो ये क्या है, इसको देखेंगे। GS3 में हम देखेंगे इकोनॉमी में से इंडिया कोल क्राइसिस के बारे में। तो कोल क्राइसिस क्यों न्यूज़ में और अभी बहुत ज़्यादा रिसेंट में बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है ये, तो ये क्या है, इसको देखेंगे। एनवायरमेंट में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में समझेंगे। एंड साइंस एंड टेक में मलेरिया की वैक्सीन के बारे में समझेंगे। GS4 में आज आपकी छुट्टी है, आज एथिक्स से रिलेटेड आपको मैं कोई टॉपिक नहीं दूंगी। और कल बहुत सारे कमेंट्स आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत यूनिक से एग्जांपल्स लिखे थे अपने पर्सनल लाइफ से। जैसे मैं कुछ लोगों के नाम भी ले लेती हूँ। उपासना ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है, आप देखिएगा जाके। इसके बाद रक्षा चौधरी ने भी इसके बारे में अच्छा एक एग्जाम्पल लिखा था। अनीश ने इसके बारे में अच्छा एग्जाम्पल लिखा था। इसके अलावा एक गौरव यादव ने बहुत अच्छा लिखा था यहाँ पे एग्जाम्पल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लगभग 50 से ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। जो आप लोग उन कमेंट्स को जाके पढ़िएगा ज़रूर। इन कमेंट्स को आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, मेंस के आंसर्स में, ठीक है। तो अपने आपके पास पर्सनल एग्जाम्पल्स तो हैं ही, आपको बाकी लोगों के भी पर्सनल एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं जिनको आप मेंस के आंसर्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एयर क्वालिटी फॉल्स टू पुअर लेवल इन दिल्ली। तो देखो, एयर क्वालिटी जो है ये दिल्ली में पुअर लेवल पे पहुंच गई है। और ये क्यों पहुंची है, इसके कई सारे रीजंस हैं, इसको देखेंगे। देखो, एयर क्वालिटी जो है ये एक तो पुअर लेवल पे पहुंच गई है, और कई सारे रीजंस हैं दिल्ली में ही जहाँ पे वेरी पुअर कैटेगरी में भी ये पहुंच गई है। और इसके पीछे जो मेजर कारण है वो बताया जा रहा है सबल बर्निंग को, ठीक है। सबल बर्निंग, कल ही हमने सबल बर्निंग का जो टॉपिक है इसे डिटेल में डिस्कस किया था। हरियाणा में 18% तक सबल बर्निंग इस साल कम हुई है, और पंजाब में लगभग 70% तक ये सबल बर्निंग कम हुई है। तो देखो, जो दिल्ली में प्रॉपर लेवल्स नहीं होते ना एयर क्वालिटी के, यहाँ एयर पोल्यूशन होता है दिल्ली में, वो एयर पोल्यूशन सबल बर्निंग के कारण होता है। और ये सबल बर्निंग मेजरली हरियाणा का इन्फ्लुएंस होता है इसमें, ठीक है। हरियाणा में जो सबल बर्निंग हो रही होती है, वो धुआं, वो स्मोक जो है वो उड़ के दिल्ली में आता है और दिल्ली की एयर क्वालिटी को ख़राब करता है। तो ये एक सबल बर्निंग का इशू है। उसके बाद कंस्ट्रक्शंस का इशू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उसका इन्फ्लुएंस दिल्ली में भी देखा जाता है। ये सारे इश्यूज़ के कारण एयर क्वालिटी दिल्ली में ख़राब हो रही है, ठीक है। अब देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, देखो, ये बेसिकली डेली एयर क्वालिटी को यहाँ पे रिपोर्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेजरली ये फोकस करता है हेल्थ इफेक्ट्स पे। तो किसी भी एयर पोल्यूशन के कारण या एयर क्वालिटी ख़राब होने के कारण हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, इसको फोकस करते हुए ये रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो इट फोकसेस ऑन हेल्थ इफेक्ट्स वन माइट एक्सपीरियंस विद इन अ फ्यू आवर्स और डेज आफ्टर ब्रीदिंग द पॉल्यूटेड एयर। तो पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ करने के बाद आपके ऊपर क्या हेल्थ इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, उसको फोकस करते हुए ये रिपोर्टिंग करता है एयर क्वालिटी की। अब इसमें 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई सारी एग्जाम्स में ये पूछा गया है अभी तक। एयर क्वालिटी इंडेक्स के 8 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो ग्राउंड लेवल ओजोन। अब देखो, ओजोन जो है, ओजोन एक गुड गैस भी हो सकती है, बैड गैस भी हो सकती है। कैसे गुड गैस होती है ये तब जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रेजेंट है तब ओजोन यूवी रेस से बचाती है अर्थ को, तो ये गुड गैस होती है। जब ये ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट होने लग जाए
तो ये बैड गैस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीन हाउस गैस बन जाती है और ये ग्लोबल वार्मिंग को इन्फ्लुएंस करती है और ग्लोबल वार्मिंग को कैटलाइज करती है, ठीक है। दूसरा है PM10 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 10, फिर पार्टिकुलेट मैटर 2.5। अब ये देखो 10 और 2.5 क्या है, ये थिकनेस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एयर में, ठीक है, जिनको हम सूट भी कहते हैं, ब्लैक कार्बन भी कहते हैं, इनकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये PM10 है या PM2.5 है। जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा घातक होगा हमारे लिए, ठीक है। तो PM2.5 इज मोर डेंजरस देन PM10, ओके। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड, ठीक है। तो ये 8 जो पैरामीटर्स हैं, इनके बेसिस पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है रिपोर्ट करता है एयर क्वालिटी को। इसके साथ साथ देखो, ग्राउंड लेवल ओजोन एंड एयरबॉर्न पार्टिकल्स आर 2 पॉल्यूटेंट्स दैट पोज द ग्रेटेस्ट थ्रेट। तो यहाँ पे जिस ओजोन की मैं बात कर रही थी और ये जो PM पार्टिकल्स की बात कर रही थी, पार्टिकुलेट मैटर के पार्टिकल्स की, ये दोनों सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं एयर क्वालिटी के लिए। ऑलराइट, अब देखो एयर क्वालिटी के जो है ये 8 तो पैरामीटर्स होते हैं और 6 इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। 6 कैटेगरीज होती हैं जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स को रखा जाता है। एक होती है 0 to 50, इसमें गुड क्वालिटी की एयर माना जाता है इसको, और इसमें कलर कोड से बताया जाता है। देखो यहाँ ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है। फिर 51 to 100 अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो सेटिस्फैक्ट्री होगी, 101 to 200 है तो मॉडरेट होगी, फिर उसके बाद पुअर होगी, फिर वेरी पुअर और फिर सिवियर होगी। ऑलराइट, तो हमारी जो दिल्ली है ना, वो हमेशा इन दोनों में, अभी काफ़ी टाइम से तो यही देखा जा रहा है कि इन दोनों कैटेगरीज में ही लाई करती है, वेरी पुअर, सिवियर और पुअर, ठीक है। इन 3 कैटेगरीज में ही दिल्ली लाई कर रही है काफ़ी टाइम से। तो ये हमने देखा एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। एक और आपको पता होना चाहिए सफ़र के बारे में। ये सफ़र क्या है, देखो इसके बारे में UPSC पूछ भी चुकी है पहले। तो ये सफ़र क्या है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो ये सिस्टम है एयर क्वालिटी और वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च का। बेसिकली एक नेशनल इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है। ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है और एयर क्वालिटी को मेजर करता है किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की, जहाँ पे ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एयर क्वालिटी का, इसको मेजर करता है ये, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया था, IITM पुणे ने इसको डेवलप किया है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी पुणे ने इसको डेवलप किया है। और ऑपरेशनलाइज किसने किया है इसको, IMD ने। तो इसको ऑपरेट IMD करता है और इसको पूरी तरह से इंडिजिनियसली डेवलप किया है IITM पुणे ने। ऑलराइट, ये एक जायंट ट्रू कलर LED डिस्प्ले है जो बेसिकली 24/7 बेसिस पे एयर क्वालिटी दिखाता है और ये 72 आवर्स एडवांस फोरकास्टिंग करता है, ठीक है। मतलब 72 आवर्स पहले ही आपको पता होगा कि आगे आने वाले 72 आवर्स में एयर क्वालिटी कैसी होने वाली है। इसके अलावा देखो, ऑब्जेक्टिव की बात करें इसकी, तो अवेयरनेस बढ़ाना है इसका ऑब्जेक्टिव जनरल पब्लिक में, सो दैट वो अपनी एयर क्वालिटी को मेंटेन करें, ठीक है, एयर क्वालिटी को और ज़्यादा ख़राब ना होने दें। इसके बाद यहाँ पे अवेयरनेस ड्राइव्स भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं इसके द्वारा टू एजुकेट पब्लिक, ठीक है। इसके अलावा पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको भी हेल्प मिलती है कि किस तरह से मिटिगेशन करना चाहिए हमको पॉल्यूशन का, किस तरह से हमको एयर क्वालिटी को सुधारना चाहिए, ये सारी चीज़ें पॉलिसी मेकर्स को पता चलती है। इसके बाद देखो, सफ़र जो है एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ इंडिया फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो दिल्ली में एयर क्वालिटी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है, उसके अंतर्गत आता है सफ़र। ऑलराइट, इसके बाद देखो यहाँ पे सभी तरह के वेदर पैरामीटर्स यहाँ पे मॉनिटर होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड वगैरह, ठीक है। अब इसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं ना, जो पैरामीटर्स हैं वो अलग हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स से। क्या क्या है देखो, PM2.5 और PM10, ठीक है। फिर ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये देखना। AQI में हमने देखा था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो सभी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यहाँ पे आएंगी पॉल्यूटेंट्स में इस सफ़र के अंतर्गत, ठीक है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, बेंजीन है, टोलिन है, जाइलिन और मर्क्यूरी। तो ये 4 जो है ना, ये पॉल्यूटेंट्स अलग से हैं AQI के अलावा सफ़र में, ठीक है। तो ये याद रखना है हमको। आगे बात करते हैं, श्रीलंकाज आइंग ग्रीन एग्रीकल्चर। तो देखिए श्रीलंका जो कि हमारा नेबर है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं पहले। देखो, तो ये है श्रीलंका। इंडिया जो है, इंडिया से पाक स्ट्रेट के थ्रू ये कनेक्ट होता है, ठीक है, पाक स्ट्रेट के थ्रू, ये याद रखना। ऑलराइट, तो ये है इंडिया, ये है गल्फ ऑफ मन्नार और ये है श्रीलंका, ठीक है। जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये है श्रीलंका। इसमें 2 मेजर सिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये है सबसे नॉर्थ में जाफना, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे है कोलंबो, ये है कोलंबो, ठीक है।
कोलंबो आपको पता होना चाहिए ये है कहाँ पे, साउथ वेस्ट कॉर्नर में श्रीलंका के। इसके साथ आपको कुछ और इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में मैं बता दूं, रामेश्वरम के बारे में पता होना चाहिए। रामेश्वरम वैसे तो तमिलनाडु में आता है, बाकी पाक स्टेट के ऊपर भी पड़ता है ये रामेश्वरम, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे अरुगम बे के बारे में आपको पता होना चाहिए, बट्टी कोलोवा के बारे में पता होना चाहिए, त्रिनकोमली के बारे में पता होना चाहिए। त्रिनकोमली में इंडिया कोशिश कर रहा था अपने कुछ प्रोजेक्ट्स लेने की, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो हम्बन टोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक दो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देख लो, जैसे कि ये नेशनल पार्क है विलपट्टू नेशनल पार्क, इसके बारे में पता होना चाहिए। यालू वेस्ट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर ये अनुराधापुरम है, ठीक है। तो जब भी आप कोई लोकेशन के बारे में कुछ भी पढ़ते हो, कोई करंट अफेयर टॉपिक देख रहे हो, जब भी किसी लोकेशन से रिलेटेड देखो तो कोशिश करना उसका मैप ज़रूर देखो। और मैप से मेरा मतलब क्या है, मैप से उसकी लोकेशन के साथ साथ उसकी रिलेटिव लोकेशन देखिएगा कि आसपास उसके क्या क्या पड़ता है। जैसे कि यहाँ ये पूरी तरह से इंडियन ओशन में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये एक इंडियन ओशन की कंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखिएगा मैप में आज ही कि ये श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, ठीक है। फिर श्रीलंका और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इस साइड पे आएगा, मालदीव्स इस साइड पे आएगा, तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ पे दूरी है, ये सब आप देख के रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं श्रीलंका के ग्रीन एग्रीकल्चर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे श्रीलंका में काफ़ी दिनों से एक कोशिश चल रही है कि यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का जो इम्पोर्ट बिल है, फर्टिलाइज़र यहाँ पे इंपोर्ट की जाते हैं और इसका जो इंपोर्ट बिल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा इंपोर्ट बिल आता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने जो एग्रीकल्चर है उसे पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाएंगे, इसमें हम फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करेंगे, जो भी फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे वो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे। तो इन्होंने अपने श्रीलंका के एग्रीकल्चर को पूरी तरह से ऑर्गेनिक बना दिया है, ठीक है। इन्होंने ये मतलब घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है कि यहाँ पे अब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का ही यूज़ करेंगे। इसके ऊपर देखो इससे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी जो थी, एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी जो थी वो बहुत नाराज़ थी। अब यहाँ पे इन्होंने एक और काम किया है, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि एक टास्क फोर्स बनाएंगे ग्रीन एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सब क्या चल रहा है, एक तरफ तो गवर्नमेंट ने अपना इम्पोर्ट बिल को कम करने के लिए फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट खत्म करवा दिया, ठीक है। बोला कि सब जो होगा एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बेसिस पे होगा। इसके कारण देखो यहाँ पे फूड प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। फूड प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बहुत कम हो गई है। ऑलरेडी श्रीलंका एक इकोनॉमिक कोलैप्स, इकोनॉमिक क्रंच देख रहा है, उसमें ये फूड प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी तो फूड सिक्योरिटी के भी इश्यूज हो जाएंगे और उसके कारण श्रीलंका को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और ये सारी चीज़ें यहाँ की एग्रीकल्चर कम्युनिटी समझ रही है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट नहीं समझ रही है। एग्रीकल्चर कम्युनिटी का कहना ये है कि आपने बिना किसी साइंटिफिक स्टडी के, बिना कुछ सोचे समझे सीधे आपने ये कह दिया कि यहाँ पे सब ऑर्गेनिक बेसिस पे होगा, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि यहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान होगा फूड प्रोडक्टिविटी का। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ कही गई है कि पैडी फार्मर्स ये कह रहे हैं कि लगभग 25% प्रोडक्शन कम हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पैडी। तो पैडी का प्रोडक्शन जो है वो 25% तक कम हो जाएगा। इसके अलावा 40 to 60% यहाँ पे टी प्रोडक्शन भी कम हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे श्रीलंका के फार्मर्स को देखते हुए, इनके प्रोटेस्ट को देखते हुए एक टास्क फोर्स लाई गई है ग्रीन एग्रीकल्चर को लेकर, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट की टास्क फोर्स जो है ये क्या करेगी, ये बेसिकली ये देखेगी कि क्या फर्टिलाइजर्स की सच में ज़रूरत है हमारे देश में, ठीक है। मतलब श्रीलंका में क्या फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, क्या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स से काम नहीं चल सकता, और अगर कुछ हो सकता है, एफर्ट्स किए जा सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने के लिए, तो वो क्या एफर्ट्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेगी ये टास्क फोर्स, ठीक है। अब इसमें ये भी समझने लायक चीज़ है कि अभी तक क्या होता था कि इंपोर्ट बिल को ये कम करना चाहते हैं। अब जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स नहीं आए थे या फिर ऑर्गेनिक घोषणा नहीं की थी इन्होंने कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को हम प्रमोट करेंगे, तब तक यहाँ पे 300 से लेके 400 मिलियन डॉलर का बिल आता था सिर्फ फर्टिलाइजर्स को लेकर, ठीक है। इंपोर्ट का बिल जो था होता था। अब जो ये टास्क फोर्स बनाई है इसमें प्राइवेट मेंबर्स को रखा गया है, एग्रीकल्चर कम्युनिटी से किसी को नहीं रखा गया, साइंटिफिक कम्युनिटी से किसी को नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कम्युनिटी ये कह रही है कि आपने सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लोगों को इस टास्क फोर्स में रखा है, तो यहाँ पे एक खतरा ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं ये वैसी रिपोर्ट देंगे जो इनके फेवर में होगी। जो चीज़ ये प्रोड्यूस कर रहे होंगे ये चाहेंगे कि सारी फार्मिंग कम्युनिटी उसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करे, सो दैट इनका जो बिजनेस है वो बढ़े। तो ये भी एक इशू है। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि ये एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को इसीलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि आप
जो बाहर से फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उनको कम करना चाहते हैं, उनके यूज़ को कम करना चाहते हैं और इम्पोर्ट बिल को कम करना चाहते हैं। लेकिन आप ये भी समझिए कि हमारे यहाँ भी, श्रीलंका में भी, यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक रिसोर्सेज नहीं है, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के लिए भी आपको इम्पोर्ट पे तो डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती कि आप इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की तरफ जाते। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी कि आप यहाँ पे ऑर्गेनिक के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स दोनों को प्रमोट करते। धीरे धीरे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स से पीछा छुड़ाते और धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की तरफ बढ़ते। लेकिन आप एकदम से अब्रप्टली ये कह देंगे तो एक तो आप अपना इम्पोर्ट बिल बढ़ा ही रहे हैं वैसे भी, और दूसरा फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी इश्यूज आ जाएंगे और हो सकता है कि आपको आगे आने वाले फ्यूचर में फूड ग्रेन्स को भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़े, तो ओवरऑल आपका इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ कही है श्रीलंका के साइंटिस्ट ने भी। तो ये पूरा इशू था, हमने देखा ग्रीन एग्रीकल्चर को श्रीलंका क्यों बढ़ावा देना चाह रहा है, फर्टिलाइजर्स के यूज़ को क्यों कम करना चाह रहा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को क्यों बढ़ावा दे रहा है, ये सारा इशू हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक संडे है आज, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनर आर्टिकल्स आए हैं। एक एक्सप्लेनर आर्टिकल है रिगार्डिंग मलेरिया के लिए एक वैक्सीन यहाँ पे डेवलप की गई है। ठीक है, इसका नाम है RTS-S। तो ये मलेरिया के लिए वैक्सीन आई है, इसको देखेंगे। पहले देख लेते हैं मलेरिया के बारे में कुल मिला के। ठीक है, तो मलेरिया क्या है आप सभी को पता होगा, मॉस्किटो बॉर्न ब्लड डिसीज है। ठीक है, मॉस्किटो बॉर्न ब्लड डिसीज है और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है। बेसिकली ये पैरासाइट्स के कारण होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट इसके पीछे कारण होता है। ठीक है, और ये मेजरली ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, इन रीजन्स में ये देखा जाता है। और ये जो पैरासाइट के कारण ये जो डिसीज होता है, ये स्प्रेड कैसे होता है, ये स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो के बाइट से ये इन्फेक्ट होता है, स्प्रेड होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये किस तरह से काम करता है। आपको अगर किसी जो मॉस्किटो है एनोफेल्स, जो एडीज एनोफेल्स मॉस्किटो है, इसने अगर आपको बाइट किया तो आपके अंतर्गत ये जो डिसीज़ है, ये जो डिसीज़ के पैरासाइट्स हैं ये आ गए। ठीक है, इसके बाद ये आपके लीवर में जाएंगे और लीवर में अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा तो ये आपके आरबीसीज पे यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स पे सीधे अटैक करेंगे। तो आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी, पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स, तो लीवर सेल्स में ये मल्टीप्लाई होंगे और उसके बाद ये रेड ब्लड सेल्स को यहाँ पे इन्फेक्ट करेंगे और अटैक करेंगे, और यहाँ पे ये आरबीसीज को यहाँ पे रप्चर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करते हैं। टोटल 5 पैरासाइट स्पीशीज होते हैं जिसमें मलेरिया जिसके कारण होता है। एक तो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और एक है प्लाज्मोडियम विवेक्स। हमारे यहाँ पे जो मेजर है वो प्लाज्मोडियम विवेक्स है, और जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ये मेजरली अफ्रीकन रीजन में है। और जो ये मलेरिया की वैक्सीन आई है ना, वो सबसे ज़्यादा कारगर होगी इस वाले पैरासाइट पे, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पे। ठीक है, इसके सिम्टम्स की बात करें तो देखो, फ्लू लाइक इलनेस होती है, फीवर होता है, शेकिंग, चिल्स, हेडेक, मसल एक, टायर्डनेस, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। ये प्रिवेंटेबल भी है और क्योरेबल भी है। ठीक है, प्रिवेंटेबल देखो, अब तो इसकी वैक्सीन बन गई है। इसके अलावा भी यहाँ पे कई सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते थे, जैसे कि आप यहाँ पे बेड नेट्स का यूज़ करते थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्योरेबल भी है ये। ठीक है, क्योंकि इसका ये जो इसका मेडिसिन है वो अवेलेबल है, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, ये जो इसकी मेडिसिन होती थी मलेरिया की, ये यहाँ पे यूज़ की जा रही थी फॉर कोविड। ठीक है, तो हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन जो ही थी वो ये मलेरिया की मेडिसिन हुआ करती थी। अब आते हैं इस इशू के ऊपर, वैक्सीन फॉर मलेरिया। तो यहाँ पे WHO ने क्या रिकमेंड किया है सब सहारन अफ्रीकन रीजन्स के लिए, इंडिया किस तरह से बेनिफिट करेगा इसको देखेंगे। ठीक है, तो WHO ने रिसेंटली अभी 6 अक्टूबर को ही अनाउंसमेंट की है RTS-S जो कि वैक्सीन है मलेरिया की, इसको लेकर यहाँ पे एक अनाउंसमेंट की गई है, और इस वैक्सीन को मेजरली यूज़ किया जाएगा सब सहारन रीजन में। ठीक है, जो अफ्रीका का सब सहारन रीजन है उसमें, और साथ में कुछ आसपास के रीजन हैं जैसे घाना, केन्या, मालावी, जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, वहाँ पे इसको अब यूज़ किया जा सकेगा। ठीक है, ट्रायल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो यह फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन बनी है, ये RTS-S। ठीक है, अब देखो ये सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि देखो मलेरिया के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, पैरासाइट्स के थ्रू होता है, और एनोफेल्स मॉस्किटो जो है वो इसको स्प्रेड कराते हैं। 2019 की बात करें तो 2019 में लगभग 5 लाख डेथ्स हुई थी यहाँ पे मलेरिया के कारण, 5 लाख डेथ्स जो थी वो अकेले चिल्ड्रन में हुई थी मलेरिया के कारण। इसके अलावा कुल मिला के जो केसेस हुए थे वो लगभग 229 मिलियन केसेस सामने आए थे मलेरिया के इकलौते 2019 में। तो आप देखिए कितनी सिवियरिटी है इस डिसीज़ की
कि 229 मिलियन जो लोग हैं वो इससे इन्फेक्ट हुए और लगभग 5 लाख बच्चों की डेथ हुई थी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है वो 5 ईयर एज से छोटे बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि 94% केसेस जो हैं वो इकलौते अफ्रीका रीजन में आए थे, ठीक है। तो 94% केसेस अफ्रीका रीजन में आए हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के तौर पे एक तो अभी ये वैक्सीन आई है, इसके अलावा जो बेड नेट्स की मैंने बात की, फिर यहाँ पे रेसिजुअल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, तो इंसेक्टिसाइड्स जो आप स्प्रे कर सकते हो अपने घरों में वो एक होता है, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये जो है ना ये एक बेस्ट टूल बन गया है, वैक्सीन जो है ये बेस्ट टूल बन गया है एक तरह से प्रिवेंट करने का, ठीक है, मलेरिया को। अब आगे बात करें तो देखो मलेरिया के कारण सोशो इकोनॉमिक बर्डन जो होता है फैमिलीज पे, हाउस होल्ड्स पे, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वैक्सीन के कारण ये सोशो इकोनॉमिक बर्डन भी कम हो पाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे इंडिविजुअल के साथ साथ पब्लिक हेल्थ को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, थ्रू दीज वैक्सीन्स। क्योंकि देखो इन वैक्सीन्स के थ्रू पब्लिक हेल्थ टूल्स के थ्रू तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता है। इंडिविजुअल को तो ये क्योर पहुँचाएंगी ही सही, प्रिवेंट करेंगी ही सही, साथ में पब्लिक हेल्थ को भी इंश्योर करेंगी। साथ में इसके देखो क्लीन वाटर, सैनिटेशन, इन सबको हम यूज़ करते थे एज अ प्रिवेंटिव टूल, लेकिन सबसे बड़ा टूल अब हमको मिला है इस वैक्सीन के फॉर्म में। ऑलराइट, और ये जो वैक्सीन की मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 डोसेज लगेंगे वैक्सीन के प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने के लिए या फिर प्रॉपरली प्रिवेंट करने के लिए डिसीज़ को। तो यहाँ पे अगर ये 4 डोसेज वैक्सीन के लग जाते हैं तो एक तो यहाँ पे सिवियरिटी मलेरिया की कम हो जाएगी, 10 में से 4 लोगों को इसमें से बचाया जा सकेगा। इसके बाद यहाँ पे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है लाइफ थ्रेटनिंग मलेरिया के केस में वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ साथ देखो RTS वैक्सीन जो है ये बेसिकली एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, ठीक है, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, ये याद रखना। ओके, अगेंस्ट पी फेल्सीपेरम, ये जो प्रोटोजोआ है इसके अगेंस्ट ये काम करती है। ऑलराइट, और ये जो है ये पी विवेक्स मलेरिया जो है इसके अगेंस्ट भी काम करेगी, तो पी विवेक्स के अगेंस्ट भी काम करेगी और पी फ्लैसीपेरम के अगेंस्ट भी काम करेगी। ऑलराइट, अब जो इंडिया में बात करें तो देखो मलेरिया जो है इंडिया में भी एक मेजर प्रॉब्लम है और इंडिया में 2 इनिशिएटिव्स इसको लेकर अभी चल ही रहे हैं, ठीक है। एक तो है मेरा इंडिया, ठीक है, मेरा इंडिया, ये एक इनिशिएटिव है मलेरिया के अगेंस्ट, और एक WHO का इनिशिएटिव है E2025। इसमें हमको 2025 तक एलिमिनेट करना है मलेरिया को, ठीक है, जिसमें से इंडिया में भी हमको इसको एलिमिनेट करना है बाय 2025। तो इंडिया में भी एक मेजर प्रॉब्लम है मलेरिया, और इंडिया में मेजरली ये होता है प्लाज्मोडियम पी फ्लैसीपेरम के कारण, ठीक है, जो कि जिसके ऊपर की ये वाली वैक्सीन बहुत ज़्यादा कारगर होगी। अब हमारे यहाँ पे भी ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। भारत बायोटेक जो है हमारे यहाँ पे जिसने कोविड के लिए वैक्सीन लाई थी, वैसे ही भारत बायोटेक अभी GSK जो कंपनी है जो ये वाली वैक्सीन ला रही है उसके साथ कोलैबोरेट करने वाला है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इस वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए। तो मलेरिया की वैक्सीन इंडिया में भी बहुत जल्दी आ सकती है। तो ये हमने पूरा मलेरिया की वैक्सीन को लेकर एक इशू डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज कोल क्राइसिस। तो देखो इंडिया में कोल क्राइसिस आपने सुना होगा इस न्यूज़ के बारे में कि हमारे यहाँ पे जो कोल प्लांट्स हैं उसमें कोल का स्टॉक कह रहे हैं कि ख़त्म हो सकता है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे पावर को लेकर पावर कट यहाँ पे हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज हो सकता है पावर का। तो इस पूरे इशू को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा था, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि हमारे पास कोल प्लांट्स जो हैं हमारे उनके पास कोल बचा नहीं है। तो इंडिया जो है ऐसा कहा जा रहा था इज़ ऑन द वर्ज ऑफ क्राइसिस, इंडिया इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कोल क्राइसिस, ये कहा जा रहा था, ठीक है। और ये कहा जा रहा था कि इंडिया के जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनके पास ज़्यादा कोल बचा नहीं है आगे पावर को बनाने के लिए, पावर प्रोडक्शन के लिए, ये चीज़ कही जा रही थी। लेकिन यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अभी कोल बचा है और इंडिया इज़ नाउ अ पावर सरप्लस कंट्री, पावर सरप्लस कंट्री है हम ऐसा कहा है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने। पावर सरप्लस कंट्री इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना हम कंज्यूम करते हैं उससे ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन है, ये कहा है यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, ठीक है। तो अच्छा, जो हम कोल क्राइसिस की बात कर रहे थे इसकी रिपोर्ट यहाँ पे दी है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ये कहा है कि हमारे यहाँ जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं तो इंडिया में कुल मिला के 135 थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जिसमें से 112 थर्मल पावर प्लांट्स के पास जो कोल है वो सुपर क्रिटिकल लेवल्स पे हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे कोल बहुत कम बचा है इन 112 थर्मल पावर प्लांट्स में, ये कहा है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने खुद, ठीक है। अब देखो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने
सारे ही थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं जहाँ पे कोल यूज़ होता है, उनको ये कहा था कि आपके पास कम से कम 2 वीक्स का आपके पास कोल रिजर्व्स होने चाहिए, ठीक है। बाद में इस लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया था 10 दिन के लिए, ठीक है। 10 डेज़ का अब आपके पास यहाँ पे कोल रिजर्व होना चाहिए, सो दैट आप ज़्यादा होर्डिंग ना करो और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए इन सभी चीज़ों के लिए। ऑलराइट, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि ये 10 दिन का भी कोल हमारे पास इन सभी थर्मल पावर प्लांट्स के पास नहीं बचा है, ठीक है। और आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इंडिया है, इंडिया में लगभग 70% जो हमारी पावर रिक्वायरमेंट्स हैं वो कोल से पूरी होती हैं, और इसका भी 80% हमको कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा मिलता है। अब कोल इंडिया लिमिटेड के पास यहाँ पे सप्लाईज हो रहे हैं ख़त्म, ठीक है। और ये सब हो रहा है इन द बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग प्राइजेस ऑफ क्रूड ऑयल एंड कोल, ठीक है। तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ऑयल, इन सभी के जो प्राइजेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़ रहे हैं, उसी के बैकड्रॉप में यहाँ पे ये चीज़ें भी हो रही है। अब ऐसा हुआ क्यों है, ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारे यहाँ पे कोल खत्म होने लग गया? तो देखो, इसके कारण 2-3 कारण बताए जा रहे हैं। देखो, पहला कारण तो ये है कि हमने इम्पोर्ट जो है अपना वो काफ़ी कम कर दिया था, ठीक है। इम्पोर्ट हमने काफ़ी कम कर दिया था कोल का, और हम चाह रहे थे कि हम पूरी तरह से डोमेस्टिकली ही डिपेंडेंट रहें कोल के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पे जो पावर सेक्टर की जो कंपनीज हैं, जो कोल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं या जो थर्मल पावर प्लांट हैं, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट मेजर्स के कारण उनको यहाँ पे बहुत लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी कम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक एक को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो देखो, पहली चीज़ तो यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि हमने अपना प्रोडक्शन कम कर लिया है, ठीक है। प्रोडक्शन कम नहीं किया, स्टैग्नेंट है हमारा प्रोडक्शन सिंस 2018, ठीक है। और हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है कोल को लेकर। उसके अलावा हमने अपना इम्पोर्ट कम कर लिया है। इनफैक्ट हम जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ये कह दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 24 तक हमको पूरी तरह से कोल के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। हम यहाँ से 24th फाइनेंशियल ईयर तक, फाइनेंशियल ईयर 2024 तक हम यहाँ पे अपना इम्पोर्ट कोल का बिल्कुल बंद कर देंगे। हम पूरा जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो हम अपना देश में ही प्रोड्यूस करेंगे, ये चीज़ कही है। अब इन दोनों के कारण क्या हो सकता है? इन दोनों के कारण यहाँ पे एक तो कोल का प्रेजेंस हमारे देश में कम हो रहा है, ठीक है। कोल का जो प्रोडक्शन है वो, हमारे कोल की अवेलेबिलिटी या सप्लाई जो है हमारे देश में कम हो रहा है। पहली चीज़ तो ये है। और देखो, इसका अभी ये देखो, ये 2018 से हमारे यहाँ इसकी सप्लाई का इशू है, लेकिन अभी इसलिए पता चल रहा है क्योंकि 2019-20 तो जो है ये कोविड के अंदर ही चले गए, ठीक है। तो कोविड के कारण यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं थी हमको पावर सप्लाई की, लेकिन अब हमको सप्लाई की ज़रूरत पड़ रही है, तब हमें पता चल रहा है कि हमारे पास कोल है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा कई सारे शॉर्ट टर्म इश्यूज भी हैं, जैसे फ्लडिंग हुई थी, ठीक है। माइनिंग एरियाज जो हैं, कोल माइनिंग एरियाज, वहाँ पे काफ़ी फ्लडिंग हुई, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हैं, लेबर के इश्यूज हैं, ठीक है। ये सारे इश्यूज थे, लेकिन मेजरली ये स्ट्रक्चरल जो इश्यूज थे, एक तो इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक प्रोडक्शन कम हो रहा है, उसके अलावा जो पावर कंपनीज हैं उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है गवर्नमेंट की पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ के कारण, ठीक है। अभी पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ से मेरा मतलब क्या है? यहाँ पे पॉपुलिस्ट मेजर्स क्या होते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट पब्लिक को खुश करने के लिए कोल के प्राइजेस को कम करती है, कोल के प्राइजेस को कम रखती है। और गवर्नमेंट ये कहती है कि पब्लिक जो है, जो सिटीजन हैं, उनको हम कम दामों पे कोल देंगे, और जो भी यहाँ पे खर्चा आता है कोल का, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा लगता है पावर कंपनीज को, वो हम यहाँ पे सब्सिडी के तौर पे देंगे। और गवर्नमेंट इन सब्सिडी के तौर पे बोल तो रही है कि देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक सब्सिडी दी नहीं है। इसके कारण ये जो पावर कंपनीज हैं, पावर बेस्ड कंपनीज हैं, ये लॉस में जा रही हैं, और इनके पास आगे प्रोड्यूस करने के लिए पैसा नहीं है कोल को, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे आ नहीं रहा, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है कि हम यहाँ पे कोल की कंपनीज में जाके इन्वेस्ट करेंगे और हमको आखिरकार होना लॉस ही है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे अपने पॉपुलिस्ट मेजर्स कम करेगी नहीं। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे स्ट्रक्चरल मेजर्स आ गए, स्ट्रक्चरल कारण आ गए, ठीक है, कि क्यों कोल की प्रॉब्लम हो रही है हमारे देश में। अब देखो, इसमें जो पावर कंपनीज जो हैं, ये जो पब्लिक सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनमें ये कहा गया है कि इकरा जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने ये कहा है कि बाय 2022 यहाँ पे $6 ट्रिलियन का, 6 ट्रिलियन रुपीज़ का, 6 ट्रिलियन रुपीज़ का कंसोलिडेटेड डेट होगा पब्लिक सेक्टर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है हमारी, उनके ऊपर। तो इतना ज़्यादा लॉस इनको इनकर करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स की यहाँ पे कमी है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के पास। और कुल मिला के जो ये पावर रिगार्डिंग कंपनीज हैं, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर पावर की, इनके पास रॉ मटेरियल की कमी है, और कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा डिसइंसेंटिव इनके पास क्रिएट हो रहा है आगे काम करने के लिए। तो ये भी एक इशू है, ठीक है, जिसको हमको टैकल करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा।
आगे बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब आगे क्या, देखो कई सारी कंट्रीज ये कह रही हैं कि हमको अपना कार्बन एमिशन कम करना है, इसीलिए हम अपनी जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस है उसको भी कम करेंगे, ये कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है चाइना और इंडिया जो सबसे बड़ी एनर्जी कंज्यूमर्स हैं अभी, जो सबसे बड़ी कंजप्शन कंट्रीज हैं, एनर्जी कंजप्शन कंट्रीज हैं अभी, उनमें ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कि हमारे यहाँ फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि हमारी डिमांड ही यहाँ पे खत्म नहीं हो रही ना। हमको हमारी डिमांड बहुत बड़ी है और हमारा सप्लाई काफ़ी कम है, तो हमको ज़रूरत है कि एक तो हम इम्पोर्ट बढ़ाएं, ठीक है, और दूसरा हम खुद के यहाँ पे भी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो ये देखा जा रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स का प्रोडक्शन अभी तो बढ़ेगा, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये, एक सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है कि हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करें, ठीक है। एक हम कोल को यहाँ पे ब्लेंड करें डोमेस्टिक कोल के साथ, तो इंपोर्ट भी करें और डोमेस्टिक कोल को भी प्रोड्यूस करें और इन दोनों का ब्लेंड हम यूज़ करें अपनी कंपनीज में, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कहा गया है कि कार्बन एमिशन को जो कम करने की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कहा गया था 2030 तक 65% कार्बन एमिशन को कम करेगा चाइना, लेकिन देखा कुछ और ही जा रहा है, चाइना में और ज़्यादा फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। तो चाइना ऐसा कैसे करेगा, या सिर्फ बोल रहा है करेगा नहीं, ये सब देखने वाली बात होगी आगे जाके। अब यहाँ पे ये चीज़ भी बताई गई है कि जब तक जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब तक जो पावर सेक्टर कंपनीज हैं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, सॉरी जो पब्लिक सेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको जब तक आप ये नहीं दोगे, ये प्रिविलेज नहीं दोगे कि वो खुद से अपना आउटपुट का दाम यहाँ पे रेडी करें, आउटपुट का खुद से दाम यहाँ पे बताएं कि कितना उनका जो प्राइजेस होंगे कोल के या फिर पावर के, क्या प्राइजेस होंगे, वो खुद से जब तक डिसाइड नहीं कर पाएंगी तब तक उनका ये लॉस कम नहीं होगा और तब तक हो सकता है कि कोल का प्रोडक्शन ना बढ़े, ठीक है। तो ये पूरा इशू हमने देखा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये भी कही गई है कि देखो ये चीज करने की जो संभावना है वो कम ही है कि गवर्नमेंट जो कंपनीज है उनको यहाँ पे रेगुलेट करने देगी प्राइजेस को, या मार्केट को प्राइजेस को रेगुलेट करने देगी, ऐसी चांसेस कम ही है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ये अनपॉपुलिस्ट मेजर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो पब्लिक है वो भड़क सकती है कि कोल के प्राइजेस भी बढ़ गए, पावर के भी प्राइजेस बढ़ गए, तो उसके केस में गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है। तो ये चीज होने की प्रोबेबिलिटी तो कम है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये पूरा इशू था कोल क्राइसिस से रिगार्डिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं, हु इज निहंग, निहंग कौन है यहाँ पे। तो देखो ये आप पिक्चर देख पा रहे हो, ये सिखिज्म से रिलेटेड लोग होते हैं, ठीक है, निहंग कहा जाता है इनको। और ये न्यूज में इसीलिए थे क्योंकि देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर एक पुलिस ऑफिसर के दोनों हाथ काट के इन्होंने उसकी डेथ कर दी थी। निहंग के एक ग्रुप, निहंग्स का एक ग्रुप था, उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को किल किया था लास्ट ईयर। अभी भी आप सभी ने देखा होगा सिंघू बॉर्डर जहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां पे भी एक पर्सन की बॉडी मिली है जिसके हाथ कटे हुए थे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एक निहंग्स के ग्रुप ने, ठीक है। तो ये निहंग्स कौन है पहले ये जान लेते हैं। तो निहंग एक ऑर्डर है सिख वॉरियर्स का, ठीक है। इनके आप देखोगे कपड़ों से आपको पहचान पाओगे आप इनको, ब्लू रॉब्स, एंटिक्वेटेड आर्म्स और एक डेकोरेटेड टर्बन, यहाँ पे ये देखो इस तरह की टर्बन इनके पास होती है, ठीक है। ये इस तरह का यहाँ पे इनका भेष होता है, पहनावा होता है, ठीक है। पर्शियन वर्ड है निहंग और इसका मतलब होता है एलिगेटर स्वॉर्ड या पेन, ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो निहंग्स एक्चुअल इंडिया में है, सिखिज्म से रिलेटेड जो ऑर्डर है निहंग, उनका मतलब एक्चुअल में संस्कृत मीनिंग निशंक से लिया गया है, ठीक है। और इस निशंक का मतलब होता है विदाउट फियर, ठीक है, विदाउट फियर, केयर फ्री एंड इनडिफरेंट टू वर्ल्डली गेन्स। तो वर्ल्डली गेन से इनको कोई लेना देना नहीं है, वर्ल्डली कंफर्ट से इनको कोई लेना देना नहीं है और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ये दूर रहते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब ओरिजिन की बात करें तो देखो ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जो है उनका एक खालसा पंथ जो था, जो बेसिकली जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी खालसा, जिसका नाम है, उसके जो सोल्जर्स थे उनको निहंग्स कहा जाता है। और इनकी ड्रेस कहाँ से आई थी, गुरु गोविंद सिंह के जो छोटे बेटे थे फतेह सिंह, उन्होंने एक बार इस तरह की ड्रेस पहनी थी और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे, उस ड्रेस से काफ़ी इंप्रेस हुए थे। तो उन्होंने इस निहंग ग्रुप जो थी, निहंग ऑर्डर जो है, खालसा का जो ऑर्डर है, उसकी ड्रेस भी यही कर दी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन देखो निहंग्स का क्या हिस्ट्री है और किस तरह से ये नॉर्मल सिख से अलग है, ठीक है। तो जो नॉर्मल सिख लोग होते हैं उनसे किस तरह से अलग हैं। तो निहंग सबसे पहले तो सिख वॉरियर्स हैं, ठीक है। सिख वॉरियर्स हैं जो खालसा कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टेस्ट सेंस में, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेंस में ये खालसा कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं। और ये कहते हैं कि कोई भी अर्थली मास्टर में ये नहीं मानते, ठीक है। ये गुरु ग्रंथ साहिब में मानते हैं, किसी भी अर्थली मास्टर में ये नहीं मानते।
ठीक है। और ये जो है ये सेफ्रॉन की जगह ब्लू निशान साहिब को यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं अपने श्राइन्स के ऊपर। आप देखोगे गुरुद्वारा के ऊपर एक ऑरेंज कलर का, सेफ्रॉन कलर का एक इस तरह से फ्लैग होता है, लेकिन इनकी जो श्राइन्स होती हैं उनमें एक ब्लू निशान साहिब रहता है, ठीक है, ब्लू फ्लैग रहता है इनकी श्राइन्स के ऊपर, ठीक है। अब इनके रोल्स की बात करें तो देखो इन्होंने सिख पंथ को डिफेंड किया था बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में। जो फर्स्ट सिख रूल था, इसके फॉल के बाद सिख पंथ जो था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वल्नरेबल हो गया था। जो मुगल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सिख रूलर्स जो थे, सिख गुरुस जो थे, उनको मार रहे थे, यहाँ पे गवर्नर्स को मार रहे थे। और अहमद शाह दुर्रानी जब आया था, अफगानी इन्वेडर आया था, वो भी यहाँ पे सिखिज्म को यहाँ पे ख़त्म करना चाहता था एक तरह से। तो उस टाइम पे निहंग्स इज एज अ सिख वॉरियर सामने आए, ठीक है, सिख वॉरियर्स की तरह सामने आए थे और इन्होंने सिखिज्म को प्रोटेक्ट और डिफेंड करने का काम किया था। ऑलराइट। और यहाँ पे इन्होंने एक तो देखो कंट्रोल ले लिया रिलीजियस अफेयर्स का इन अमृतसर। तो अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, अकाल तख्त है, इसके सारा जो कंट्रोल होता था रिलीजियस अफेयर्स का, वो निहंग्स ने अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। लेकिन बाद में जब 1849 के बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने इसके लिए अलग से एक शिरोमणि साहिब बनाया था गोल्डन टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तब से इनके पास ये फिर ये वाला जो रिलीजियस कंट्रोल था वो नहीं है। तो कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिख वॉरियर्स हैं, ठीक है। एक्चुअल सिखिज्म से थोड़ा सा अलग है इनका कोड ऑफ कंडक्ट, खालसा कोड ऑफ कंडक्ट को मानते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट सेंस में मानते हैं और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर रहते हैं, ठीक है। और इनकी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री रही है, लंबी हिस्ट्री रही है डिफेंड करने के लेकर, सिखिज्म को लेकर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कल हमने बात की थी लेबनान को लेकर, लेबनान क्राइसिस का एक, हाँ, आपने बोला था कि एक वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए कि हमको बनाना चाहिए। तो इसको लेकर एक आज वीडियो रिलीज होगा 2 PM पे, ठीक है। आप लोग जो भी चाहें लेबनान क्राइसिस के बारे में जानना, वो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर इस वीडियो में। तो 2 बजे ये रिलीज होगा वीडियो, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और अपने कॉमेंट्स दीजिएगा कि किस तरह का फीडबैक आपको लगा, ठीक है। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, और एक चीज़ और कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, सो दैट आपको रोज़ ये वाले डेली वीडियोस मिल सके। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।